Hi Vishal, good morning. Can you hear me? Hi Vishal, good morning. मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। अच्छा, मेरी आवाज़ में बैकग्राउंड में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है और इज इट ओके? नहीं सर। ठीक है, आज मेरा एक्चुअली वाईफाई नहीं चल रहा है तो मैं ऐसे हॉटस्पॉट लगा के बैठा हूँ बाहर तो मतलब आ रहा है सर एकदम लाइट सा, लेकिन कुछ नहीं बस। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो वेट करते हैं अपन बाकी स्टूडेंट्स को ज्वाइन करने का, फिर अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ऑल राइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने के पहले क्विक क्वेश्चंस कर लेते हैं बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग इन द चैप्टर। एक थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। सो ऑलरेडी मुझे थोड़े से आंसर्स दे दिए हैं राहुल ने और योगिता ने। सो इन द 12th क्वेश्चन, which of the following gases are the least absorption? The answer is H2, राइट। सो इसमें कई बार बस आपने सही आंसर दिया है राहुल, योगिता और विशाल तीनों ने सही आंसर दिया है। इसमें कई बार ऐसा हो जाता है दैट स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड विद टेम्परेचर एज अ फैक्टर। ठीक है, एक्स बाय एम जो हम लोग एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हमने देखे थे। एक टेम्परेचर देखा था,
तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल टेम्परेचर। जो यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये वाला जो फैक्टर है इसको हम लोग टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर से देखते हैं। तो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता है देन एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ऑफ अ गैस। इसका मतलब क्या होता है टीसी के इंक्रीज होने का या टीसी की वैल्यू ज़्यादा रहने का? दैट देयर आर स्ट्रॉन्गर वंडर वॉल फोर्सेस। गैस हैज स्ट्रॉन्गर attractive forces. That is why it is getting absorbed more. ठीक है, तो यहाँ पर हमसे लीस्ट एब्जॉर्प्शन वाला पूछा है, तो जिसका टीसी सबसे कम होगा दैट विल बी द आंसर। देन 13th क्वेश्चन के लिए, हाँ राइट राहुल, राइट कंचन, यहाँ पर दिस विल बी homogeneous, this will be hetero, this will also be hetero, and this will be homogeneous. Like B and C will be the correct answer, right? कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स का फेज अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, 14th वाला बताओ। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था माई सेल्स के बारे में, लास्ट या लास्ट टू लास्ट क्लास में। हाई कॉन्सेंट्रेशन में सोप बिहेव करेगा कैसा, कि कौन सा टाइप का कोलाइड, ये हमने लास्ट क्लासिफिकेशन पढ़ा था। नहीं योग्यता इसका 14th का आंसर दिया क्या आपने? आपने शायद 13th का आंसर दिया होगा, 14th का आंसर बताओ। हाँ राइट कंचन, दिस इज एसोसिएटेड कोलाइड। एसोसिएटेड कोलाइड या फिर माइसेल्स, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, इनफैक्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में। अच्छा, देन विच ऑफ द फॉलोइंग शो टिंडल इफेक्ट, 15th का आंसर बताओ। Tyndall effect is shown by colloidal systems. तो यहाँ पर इन चार ऑप्शंस के बारे में एग्जांपल्स से आपको पता होगा कि ये कौन से सिस्टम्स हैं। आर दे ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड्स? तो बिलो सीएमसी सोप सॉल्यूशन क्या रहेगा? ट्रू सॉल्यूशन। अबव सीएमसी इट विल बिकम अ कोलॉइड, एसोसिएटेड कोलॉइड। सॉल्ट का सॉल्यूशन है वो भी ट्रू सॉल्यूशन है, शुगर का सॉल्यूशन है वो भी ट्रू सॉल्यूशन है। तो इसमें सेकंड ऑप्शन आपका आंसर रहेगा, बिकॉज कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर गोइंग टू शो टिंडल इफेक्ट। ठीक है, अच्छा देन 19th बताओ फटाफट। आप नोट्स रेफर कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नोट्स नहीं रेफर कर सकते, एक बार देखो क्विकली, या एनसीईआरटी भी रेफर कर सकते हो। राइट, सॉलिड इन लिक्विड के बारे में बात करा जा रहा है। सॉलिड सॉल क्या होता है? सॉलिड सॉल होता है सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, जेल जो होता है, जेल क्या होता है? सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड लिक्विड होता है या लिक्विड इन सॉलिड होता है? लिक्विड इन सॉलिड, एक आई थिंक शायद लिक्विड इन सॉलिड होता है, हाँ माय बैड। जेल जो होता है दैट इज लिक्विड इन सॉलिड। इमल्शन होता है लिक्विड इन लिक्विड।
और जो सॉल होता है, जो हम सॉल वर्ड यूज़ करते हैं, वो हम लोग सॉलिड इन लिक्विड के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारा यहाँ पर डीपी जो है वो सॉलिड रहेगा एंड डीएम जो है लिक्विड रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। राइट। Then which of the following colligative properties of colloidal solution, the colligative properties are small as compared to true solution? ठीक है, इसके पीछे का रीजन पूछा है, why do colloidal solutions have smaller colligative properties as compared to true solutions? क्या रहेगा इसका आंसर? नहीं, बिकॉज दे आर लेस इन नंबर ना। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, colligative properties, they depend upon number of particles। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन में एग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है, एग्रीगेशन मतलब जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड सॉल है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें मान लो 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, 0 पॉइंट और यू कैन से जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इसमें आपने 0.01 ग्राम्स गोल्ड डाल दिया। ठीक है, बट कैसे रहेंगे वो गोल्ड के पार्टिकल्स? ऐसे इंडिविजुअली नहीं रहेंगे, वो ऐसे कोलॉइडल साइज के एग्रीगेशंस बना के रहेंगे। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे ना। ठीक है, यहाँ पर इसे एसोसिएशन या एग्रीगेशन होता है। ठीक है, विच डिक्रीजेस द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर लेसर। ठीक है, नाउ 21st वाला बताओ, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन क्या रहेगा? सो इसमें हम लोगों ने, हाँ,
राइट। सबसे पहले माइग्रेशन होगा, रिएक्टेंट्स आएंगे, ठीक है, फिर उनका एडजॉर्प्शन होगा, ठीक है, एडजेसेंट साइट्स पर, फिर उनका इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होगा, देन वो प्रोडक्ट बनाएंगे एंड देन वो प्रोडक्ट फिर डीसॉर्ब हो जाएगा। तो ये ए सी बी ई एंड डी करेक्ट, अश्विनी एंड राहुल, हाँ आप दोनों ने करेक्ट आंसर दिया। दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म वुड बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप ऑब्जर्व करना, इसका क्या रहेगा आंसर, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, x by m is proportional to pressure raised to the power of 1 by n। ये तो ग्राफ हम लोगों ने देखा ही है क्लास में, ठीक है, सिंपल है। चलो वो तो आप 24 25 बताओ। चलो, अरे 23 का d कैसे होगा, log x by m वर्सेस अच्छा, तो इसमें ये पार्ट इसमें आप ऐसा देखोगे, तो आप इसमें ओके, माय बैड, log x by m है, मैंने गलती से x by m पढ़ लिया, log x by m वर्सेस log t में, हाँ ये c वाला ग्राफ रहेगा, इंटरसेप्ट रहेगा ना इसमें, मतलब x by m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 by m। सो log अगर आप दोनों तरफ लोगे तो log k भी आएगा ना, तो ये आपका y एक्सेस हो गया, ठीक है, ये आपका x एक्सेस हो गया, और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। तो नॉन जीरो, यहाँ पे जीरो इंटरसेप्ट है, ऐसा नहीं होगा, नॉन जीरो इंटरसेप्ट होगा। तो 23 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। देन 24th में, which of the following process is not responsible for the presence of electrical charge on the salt particles, ठीक है, नॉट रिस्पॉन्सिबल बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ट्रिकी है, चलो ट्राई करो इसको आंसर करने का। इसमें ये अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, ए बी। अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो जाएगा कि आयंस अंदर आ गए, मतलब इनसाइड द डीपी, इनसाइड नहीं रहते ना, यहाँ पर ऑन ऑन द पार्टिकल रहते हैं। तो ये दोनों तो हम लोगों ने देखा ही है, ये तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ही है कि एड्जॉर्प्शन हो जाता है आयंस का ऑन द सरफेस, जिससे डबल लेयर फॉर्म होती है चार्ज की, एक फिक्स लेयर एक डिफ्यूज लेयर, ये अपन ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था, ठीक है। ये वाला शायद आप लोगों को थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा होगा क्योंकि आपने ये वाला एग्जाम्पल नहीं देखा है, बट हाँ समटाइम्स इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो कैप्चर्ड बाय द मॉलिक्यूल्स, द डीपी, ठीक है। 25th का आंसर करो, 25th बड़ा आसान है, ये तो हम लोगों ने इतनी बार क्लास में एग्जाम्पल लिया है, राइट विशाल। एडजॉर्प्शन, हाँ राइट अश्विनी, राइट आंसर, सिंपल था ये तो, ठीक है। सो आई थिंक एक क्विक रिकैप हो गया
ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ लेट्स स्टडी आगे का। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोएगुलेशन के बारे में पढ़ा था एंड मैंने हार्डी-शूल्स रूल भी पढ़ाया था आपको। देन हम लोगों ने गोल्ड नंबर का भी डिस्कशन किया था, प्रोटेक्टिव पावर ऑफ कोलॉइड्स, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स देखेंगे, ठीक है। सो लेट मी टेक अ क्विक हेड स्टार्ट फ्रॉम, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स समझना चाहेंगे। Let me take that as a starting step. All right. So यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करना, मैंने आपको लास्ट क्लास में एंड में एक रिकैप दिया था कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है और हमें क्या क्या आगे करना है। So in that now we are going to start our discussion or begin our discussion with the part of preparation of lyophobic colloids. Now as part of the lyophobic colloids, ठीक है, लायोफिलिक के लिए मैंने बताया था, लायोफिलिक में तो सिंपल मिक्सिंग करते हैं और उससे ही कोलॉइड बन जाता है। लायोफोबिक में कुछ स्पेशल मेथड्स लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मान लो गोल्ड का कोलॉइड बनाना है, गोल्ड सॉल्ट बनाना है, तो ऐसा थोड़ी ना है आपने पानी लिया और उसमें गोल्ड का बार लगा के घुमाया तो गोल्ड का सोल्यूशन बन जाएगा, गोल्ड का कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो गोल्ड का अगर आपको कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है तो उसके लिए आपको स्पेशल टेक्निक्स लगेंगी। तो इसमें आप नोटिस करना, पहली स्पेशल टेक्निक जिसको हम लोग बोल रहे हैं आर केमिकल मेथड्स, ठीक है। इसका एक फैंसी नाम भी रहेगा, कॉल्ड पेप्टाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, हम लोग एक केमिकल रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, एंड उनसे प्रेसिपिटेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है। ये सब जो है यहाँ पर ये आपके प्रेसिपिटेट्स रहते हैं। ये रिएक्शन, अब ये रिएक्शन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, डबल डिकम्पोजिशन, तो वो सब ठीक है, वो सब नाम की कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे हम लोग, एक सोल्यूशन में एक चीज़ दूसरी चीज़ मिलाएंगे एंड वो आपस में रिएक्ट करेंगी और उससे प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ठीक है। हाउएवर अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर नोटिस करना, हम लोग वो जो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, उसको जेंटली या विग्रेसली शेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, छोटे छोटे कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स बनेंगे विच देन कैन अब्सॉर्ब, ठीक है, विच देन कैन अब्सॉर्ब द आयंस फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइट which can protect them and help them remain in the colloidal size, ठीक है। तो मैं एक बार एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं वापस ये डेफिनेशन आपके लिए रीड करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये लास्ट वाला एग्जांपल नोट करो, मुझे एक आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, FeCl3 को पानी में डालूंगा। जब FeCl3 को पानी में डालते हैं तो यहाँ पर नोटिस करना, ये जो Fe प्लस आयंस हैं ये FeOH थ्राइस बनाने लग जाते हैं, ठीक है। FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनने लग जाता है जब हम FeCl3 पानी में डालते हैं, ठीक है। अब ये जो FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट है, ठीक है, ये ऐसे लार्जर साइज रहेगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसकी शेकिंग करेंगे या फिर अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशंस देंगे तो उससे ये छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा
एंड ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं जो कि कोलॉइडल साइज के हैं, ठीक है, कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स रहेंगे। ये बड़ा साइज का प्रेसिपिटेट था जो कि हम लोग सस्पेंशन बोलते हैं, बट इसको हम लोग शेकिंग करेंगे, इसका अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन देंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा छोटे पार्टिकल्स में। और क्योंकि यहाँ पर Fe3+ आयंस, ठीक है, ये एक्सेस में रहेंगे, ठीक है, दे विल बी इन एक्सेस, तो ये क्या हो जाएगा, दे विल गेट absorbed by these colloidal size FeOH thrice के particles and then they will prevent them from merging। फिर ये आपस में merge नहीं होंगे, coagulate नहीं करेंगे। एंड इस तरीके से मैंने FeOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट तैयार कर लिया होगा। सो ये जो प्रोसेस है जिससे हम लोग प्रेसिपिटेट से कोलॉइड बनाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन इज converting the precipitate into colloidal solution by shaking it in the presence of small amount of electrolyte। इस electrolyte को हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग डालते हैं इसको पेप्टाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो इस तरीके से बाकी रिएक्शंस पे भी कोलॉइड बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिल्वर सल्फाइड का भी प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके ऊपर सल्फाइड आयंस आके डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, ये सल्फर का भी सॉल्व बनेगा तो इसके ऊपर सल्फाइड आयन H2- आयंस आके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ये गोल्ड का प्रेसिपिटेट बनता है तो इसके ऊपर ये जो Cl- रहेंगे क्लोराइड आयंस, ये आके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे नेगेटिव कोलॉइड्स बनाते हैं, ये ऊपर के 3 एग्जांपल। ये लास्ट वाला पॉजिटिव कोलॉइड बनाता है, क्यों? क्योंकि इसमें Fe3+ आयंस आके एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था कि जो एक्सेस में रहता है वो वाला आयन एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये एक मेथड हो गया विच इज द केमिकल मेथड। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ चीज नहीं समझ में आई? No. ठीक है, अच्छा, देन देर आर मैकेनिकल मेथड्स आल्सो, mechanical or you can say electrical method, like for example this is called as electrical disintegration or Burdick arc method। ठीक है, ये स्पेशली यूज होगा टू मेक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लैटिनम, जो मेटल के सॉल्व्स होते हैं, ठीक है, उसके लिए यूज होगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे नोटिस करना, मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हमें गोल्ड का सॉल्व बनाना है तो ऐसा नहीं ना कि हम लोग गोल्ड का एक बार लेंगे और उसको पानी में डाल के स्टर करना शुरू करेंगे तो गोल्ड सॉल्व बन जाता है, वैसे नहीं होगा। यहाँ पर स्पेशल मेथड्स लगेंगे। स्पेशल मेथड कैसा होता है, नोटिस करना, इसका सेटअप जो है उसको कहते हैं बर्डिक आर्क मेथड। तो ये सेटअप कैसा होता है, यहाँ पे नोटिस करना, हमें मान लो गोल्ड सॉल्व बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स लेंगे, ठीक है, और उनको बहुत पास पास प्लेस करेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, बहुत पास पास उनको प्लेस करेंगे। ठीक है, जब उनको बहुत पास पास प्लेस कर देंगे तो उनको फिर हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और उनको हम लोग वाटर के अंदर डिप करके रखेंगे एंड ये वाटर के अराउंड आइस बाथ रहेगा। ये आइस बाथ का यूज़ क्या है मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, अब हम इस सर्किट को स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, स्पार्क जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ये गोल्ड बार जो है ये बहुत पास पास रखे हुए हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्पार्क, मतलब काफ़ी कॉमन है, इलेक्ट्रिक आर्क बोलते हैं हम लोग इसको। जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी टेक 1 or 2 वीडियोस ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क और शो यू 1 or 2 फोटोज। जैसे फॉर एग्जांपल, अरे जैसे 2 वायर्स हैं, ठीक है, एंड उनको मैंने थोड़ा सा दूर दूर रखा है। ठीक है, ज़्यादा दूर दूर रखेंगे तो उनके बीच में स्पार्क नहीं आता ना, बट अगर थोड़ा सा ही दूर दूर है, मतलब दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट स्टिल नॉट कनेक्टेड, देन कंडक्शन कैन हैपन थ्रू द मीडियम। दिस कैन बी एयर और वाटर, जो भी मीडियम में ये वायर्स रखे हुए हैं,
तो ये स्पार्क जनरेट हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस स्पार्क इज समथिंग which can be generated here also when these gold electrodes are placed very close to each other, ठीक है। नाउ अब ये स्पार्क जब जनरेट होता है उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सडनली टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ से मेटल के वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे, गोल्ड के वेपर्स फॉर्म होने लग जाएंगे। बट वो गोल्ड के वेपर्स को हम लोग फटाफट से ठंडा कर देंगे, क्यों, बिकॉज ये आइस बात रहेगा। सो ये आइस बात का यूज़ है कि वो मेटल वेपर्स को कूल कर दे, ठीक है। अदरवाइज वो वेपर्स उड़ जाएंगे ना, दे विल कम आउट ऑफ द सोल्यूशन, तो उनको वो फटाफट कूल भी कर देगा। अब जब वो मेटल वेपर्स कूल होते हैं तो क्या हो जाएंगे, कूल होने के बाद में वो मेटल वेपर्स आपस में कोएगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोएगुलेट करके वो प्रेसिपिटेट बना सकते हैं, बट हमें ये प्रेसिपिटेट बनाना अवॉइड करना है। तो उसके लिए क्या होगा, हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में, ठीक है, यहाँ पर मैं एडिशनली बता देता हूँ, ठीक है, हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे ट्रेसेस में, ठीक है, लाइक NaCl। NaCl इज आर स्टेबलाइजर, ठीक है, एडेड इन ट्रेस अमाउंट्स। तो ये क्या करेगा, ये हमारे कोलॉइडल सोल्यूशन को स्टेबल बनाएगा। कैसे, आप यहाँ पे नोटिस करना, ये जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं ये आपस में मर्ज होने लगेंगे। अब जैसे ही ये कोलॉइडल साइज में आएंगे तो इनका सरफेस जनरेट हो जाएगा, और वो सरफेस पर फिर ये Cl माइनस आयंस जो हमने डाले थे, ये Cl माइनस आयंस आके एडजॉर्ब होने लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर Cl माइनस आयंस गेट adsorbed on colloidal size gold particles and then they will prevent further coagulation। फिर उससे हम लोग फर्दर सस्पेंशन नहीं बनेगा, ये उसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो इसके लिए इसको स्टेबलाइजर बोला जाता है, ठीक है। अगर जरूरत से ज्यादा डाल दोगे तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा, जो Na+ आयंस हैं वो फिर ये माइनस आयंस को इफेक्ट करने लग जाएंगे, रादर देन हेल्पिंग इट दे विल डिस्ट्रॉय दिस लेयर, और फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो इसलिए ट्रेसेस में डालना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में डालना होता है। तो इस तरीके से हमारा गोल्ड का सॉल्व तैयार होगा। ये आप लोगों को समझ में आया, इसमें कोई डाउट? So this is another method of preparation, ठीक है। इसके अलावा भी मेथड्स रहते हैं, ठीक है। However, these are the ones which are the most important ones, जिनका आपको एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ऑब्जर्व करना, एक और एग्जाम्पल और एक और मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्व में बता देता हूँ आपको। दैट इज समथिंग विच इज a slightly different technique than this, ठीक है। ये सल्फर का सॉल्व बनाने में यूज होता है, विच इज कॉल्ड एज सॉल्वेंट एक्सचेंज, ठीक है। तो ये भी एक, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं आपको ये अलग से बता रहा हूँ, ठीक है। बाय सॉल्वेंट एक्सचेंज, सो इसका यूज स्पेशली ऐसे सल्फर का सॉल्ट या आयोडीन का सॉल्ट प्रिपेयर करने में होता है, यूज्ड फॉर preparing sulfur salt
ठीक है, या फिर आयोडीन सॉल्ट। कैसा रहेगा यहाँ पे आप नोटिस करना। मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। एक एक करके हम लोग उस स्टेटमेंट को डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना। जैसे मुझे सल्फर का सॉल्ट बनाना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सल्फर का अभी सल्फर क्या है, पानी में सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, तो आप सल्फर को पानी में डाल दोगे तो वो मिक्स ही नहीं होगा। ठीक है, इट विल नॉट बी डिजॉल्व वेल। तो उसका सॉल्ट, सल्फर का सॉल्ट पानी में वैसे नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, सल्फर का पहले ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे बाय डिजॉल्विंग इट इन अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर देखना, सोल्यूशन ऑफ सल्फर इन अल्कोहल। सल्फर क्या होगा, सल्फर अल्कोहल में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, सो दिस विल बी अ ट्रू सोल्यूशन, सल्फर इन अल्कोहल। ठीक है, सल्फर अल्कोहल में अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग पानी में डाल देंगे। ये हमारा अदर सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, जिसमें हम डाल देंगे, एंड ये ऐसा सॉल्वेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, ये ऐसा सॉल्वेंट रहेगा जिसके अंदर सल्फर सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, सल्फर सॉल्युबल नहीं है, सल्यूट इज इनसॉल्युबल। जो सल्फर है वो सॉल्युबल नहीं है, पर जो सॉल्वेंट था वो मिक्स हो जाता है। मतलब अल्कोहल एंड वाटर बहुत अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, बट सल्फर इन वाटर इज इनसॉल्युबल। तो ऐसा करने से क्या होगा, जब हम ट्रू सोल्यूशन लेंगे सल्फर का, ठीक है, और उसको एक्सेस ऑफ वाटर में ट्रू सोल्यूशन ऑफ सल्फर लेंगे, सल्फर को अल्कोहल में डाला हुआ होगा। ठीक है, तो अच्छे से मिक्सड होगा, और फिर जैसे ही उसको वाटर में, एक्सेस ऑफ वाटर में पोर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देन सल्फर के पार्टिकल्स, ठीक है, आपस में एग्रीगेट करने लग जाएंगे। ठीक है, एंड एग्रीगेट करने से उनके कोलॉइडल साइज के पार्टिकल्स बन जाएंगे। ठीक है, विच विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर सॉल्ट। ठीक है, सो दिस इज something which you can take as an example of solvent exchange. ठीक है, let me see if I can find a video on this. ठीक है, अगर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है। सल्फर सॉल्वेंट एक्सचेंज। नहीं, ऐसा एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल मेथड नहीं दे रखा है, बट ठीक है। ये एक और एग्जांपल आप ध्यान रखना प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स का। ठीक है, नाउ let's talk about the next concept, which is purification of colloidal solution. ठीक है, सो जब हम लोग ये कोलॉइड्स का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें along with the dp particles, ठीक है, along with the colloidal particles there are many other ions that also are present। ठीक है,
हमें तो कैसा है, हमें तो कोलॉइड के लिए स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रोलाइट चाहिए ताकि वो स्टेबल रहे, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट रहेगा तो वो क्या कर सकता है, कोलॉइड को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हम लोगों ने ऊपर देखा कि हम लोग कोलॉइड्स कैसे बना रहे हैं, तो उसमें अलोंग विद द कोलॉइडल पार्टिकल्स दूसरे आयंस भी सोल्यूशन में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक बैकग्राउंड समझना कि colloidal particles, ठीक है, when prepared generally contain excessive amount of electrolytes and some soluble impurities। ठीक है, अभी स्टेबिलिटी के लिए तो हमें ट्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, ठीक है, बट अगर लार्ज क्वांटिटीज रहेगा इलेक्ट्रोलाइट का तो वो कोएगुलेट हो सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर इट इज नेसेसरी फॉर अस टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज सॉल्युबल impurities टू अ मिनिमम। ठीक है, so this process of reducing the amount of impurities to a minimum is called purification of colloid। ठीक है, अब ये purification का मेथड कैसा रहता है, this is something which is done using dialysis। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना ये मेथड कैसा रहेगा। ठीक है, मैं इसका इमेज शेयर करता हूँ। सो यहाँ पर आप नोटिस करना, सबसे पहले इस वेसल के अंदर फोकस करना। ये वेसल के अंदर हमारा कोलॉइड रखा है। ठीक है, इस वेसल के अंदर हमारा कोलॉइड रखा है और ये जो वेसल की मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वेसल की मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, वेसल की मेम्ब्रेन इज अ स्पेशल मेम्ब्रेन। ये स्पेशल मेम्ब्रेन कैसी है, डायलिसिस मेम्ब्रेन बोलते हैं हमको। इस डायलिसिस मेम्ब्रेन के बारे में स्पेशल बात क्या है, that it will allow small size ions to pass through but not larger size colloidal ions। ठीक है, सो ये एक सूटेबल मेम्ब्रेन रहता है जो कि सिर्फ छोटे छोटे आयंस को, ठीक है, पास होने देता है और जो बड़ा कोलॉइडल साइज पार्टिकल रहेगा वो इसके थ्रू पास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोटिस करना, the molecules and ions diffuse through the membrane into the outer water। ठीक है, however the dp जो colloidal particles हैं वो डिफ्यूज नहीं हो पाते, उनका साइज थोड़ा बड़ा रहता है। तो एज अ रिजल्ट ये आयंस बाहर पानी में आते रहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया डायलिसिस का पार्ट। ठीक है, अब इसमें हम लोग कंटिन्यूसली वाटर को इनपुट और आउटपुट करते रहते हैं। ठीक है, तो वाटर क्या रहेगा, वो आयंस को अपने साथ निकालता रहेगा, ले जाता रहेगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें स्पीड बढ़ाना होता है तो हम लोग इसमें इलेक्ट्रो वाला पार्ट भी ऐड कर देते हैं। ये इलेक्ट्रो वाला पार्ट क्या रहेगा कि हम लोग यहाँ पर एनोड और कैथोड यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देंगे अक्रॉस द सोल्यूशन। इससे क्या हो जाएगा, ये जो डायलिसिस का प्रोसेस था ये स्लो था, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज इसकी वजह से ये जो आयंस है ये थोड़ा सा फास्ट मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये स्टेटमेंट ऐड कर देता हूँ, दिस इज द इलेक्ट्रो पार्ट, ठीक है, ऑफ द डायलिसिस। ध्यान से ऑब्जर्व करना। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग रीड कर पाओ। ऑर्डिनरी क्या होता है, ये जो प्रोसेस ऑफ डायलिसिस रहता है ये क्वाइट स्लो रहता है। ठीक है,
जो आयंस है वो डिफ्यूज करते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस, बट स्लोली करते हैं। बट हम इसको फास्टर कर सकते हैं कैसे? बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जो ये डिजॉल्व सब्सटेंस रहेंगे ये इनको आयंस को बाहर अट्रैक्ट कर लेगा। नेगेटिव आयंस पॉजिटिव रॉड की तरफ, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव रॉड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड देन दे कैन बी रिमूव्ड इन अ फास्टर मैनर। ठीक है, तो ये इसका काम रहेगा। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो dialysis. This is one of the most common methods that is used for preparation of colloid. Sorry, purification of colloids. ठीक है, so this is the part of colloids that you should be able to remember and understand. ठीक है, then इसके बाद में there are certain applications of colloids. ठीक है, सर्टन एग्जाम्पल्स जो कि आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं कि हाँ इनके बारे में भी आपको एक बेसिक आइडिया रहे। ठीक है, सो अगेन आई विल सो ये दिस इज टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड्स, देयर आर न्यूमरस एप्लीकेशंस दैट आर देयर, कोई लिमिट ही नहीं है इसकी। ठीक है, नाउ एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं हम उनके ऊपर फोकस करेंगे। तो उसमें देर आर मैनी एग्जाम्पल्स, ठीक है, विच आर प्रेजेंट, जिनका एक बेसिक रीडिंग, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, दिस इज मोर ऑफ अ जीके पार्ट, ये आपको रट्टा ही मारना है। ठीक है, मतलब like the heading in NCERT, they are like colloids around us, ठीक है, and applications of colloids। ठीक है, so इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल colloids around us में you have blue color of the sky, that is because of the dust particles along with the water vapors that are present in the air, they scatter the blue light। ठीक है, अदरवाइज मतलब द थिंग इज कि स्काई जो है, ठीक है, स्काई का कोई कलर नहीं है। ठीक है, स्काई का ब्लू कलर क्यों आता है? इज बिकॉज ये जो सनलाइट आती है, ठीक है, ये अर्थ के अराउंड सनलाइट आती है, तो ये जो अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में डस्ट के या वाटर वेपर के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये सनलाइट तो कैसा है, सनलाइट की इज अ मिक्स ऑफ ऑल लाइट्स। ठीक है, तो ये जब आती है तो इसका जो ब्लू कलर है, ब्लू वेवलेंथ या ब्लू फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है, इसीलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू कलर का दिखता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि गोल्ड का सॉल है, ठीक है, गोल्ड का सॉल रेड भी दिखता है, ब्लू भी दिखता है, वो किस पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स के साइज कैसे हैं और वो पार्टिकल्स कैसे लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये जो स्काई का ब्लू कलर है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ the colloidal particles of dust and water vapor in the air, they scatter blue wavelength, and that is why the color of the sky looks blue to us। ठीक है, हाँ, सो वाटर ऐसे भी ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, वाटर भी ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब हम ऐसे किसी रिवर बॉडी को या फिर किसी बड़े ओशन को देखते हैं तो भी हमें वो ब्लू कलर का ही क्यों दिखता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ऐसे तो पानी का ब्लू कलर नहीं होता ना, आप ऐसे ग्लास में घर पे पानी भर के देखते हो तो ब्लू कलर का थोड़ा ना होता है। तो इट इज बिकॉज द लाइट दैट फॉल्स ऑन दैट वाटर, द लार्जर बॉडी, वो उसको स्कैटर इस तरीके से करता है कि हमारी आंखों को वो ब्लू कलर का दिखता है, जो ब्लू वेवलेंथ है वो स्कैटर होती है। ठीक है, अच्छा,
तो ये एक आई कैन से इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी से ले रहा हूँ मैं। तो ये ब्लू कलर ऑफ द स्काई, ठीक है, दिस इज अ कॉमन कोलॉइड अराउंड अस। देन फॉग, मिस्ट, रेन, ये भी हमारे अराउंड कॉमन कोलॉइड्स हैं। ठीक है, इनको हम लोग लिक्विड एरोसॉल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें आप ये एक आर्टिफिशियल रेन वाला पॉइंट ध्यान रखना, अगर कभी पूछ लिया किसी क्वेश्चन में, दैट आर्टिफिशियल रेन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिफाइड सैंड या फिर सॉल, कौन सा सॉल होता है ये सिल्वर आयोडाइड का रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसके बारे में लिख देता हूँ। ठीक है, ये जो AgI सिल्वर आयोडाइड के पार्टिकल्स, ठीक है, ये थ्रो करे जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है, H2O के कोलॉइडल पार्टिकल्स रहेंगे, उनको ये कोएगुलेट कर देते हैं। ठीक है, एंड कोएगुलेट करने के बाद में वो बड़े ड्रॉप बन जाते हैं, एंड बड़े ड्रॉप देन दे फॉल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिफाइड सैंड रहेगा या इलेक्ट्रिफाइड, ये हम लोग AgI के पार्टिकल्स थ्रो करेंगे। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये पार्टिकल्स कोलॉइडल H2O पार्टिकल्स को कोएगुलेट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जिससे आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, अच्छा, देन अराउंड अस फूड पार्टिकल्स लाइक मिल्क, बटर, ये सब भी कोलॉइड्स होते हैं। ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइड। ठीक है, ब्लड इज ऑल्सो अ कोलॉइड, एंड आपने नोटिस करा होगा कि जब हम लोगों को ब्लीडिंग होता है, कोई कट वगैरह लग जाता है, तो हम लोग डिटॉल लगाते हैं। तो डिटॉल में क्या होता है, डिटॉल में फेरिक क्लोराइड रहता है या फिर एलम रहता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, ये ब्लड को कोएगुलेट कर देते हैं, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। ठीक है, फ्लो ऑफ ब्लड रुक जाएगा। अच्छा, देन सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। ठीक है, ये इतने रेलेवेंट नहीं, ये इतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब दे आर ओके, दे आर ऑल्सो कोलॉइड्स अराउंड अस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वाले जो मैंने हाईलाइट करे हैं, ये आप डेफिनेटली ध्यान रखना। ठीक है, देन देर आर सर्टन एप्लीकेशंस। ठीक है, और भी रहेंगे हमारे अराउंड, कोलॉइड्स की कमी नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेडिसिन में काफ़ी सारे कोलॉइड्स रहते हैं। ठीक है, इनफैक्ट लेट मी, आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट्स हो तो आपको एक सेट ऑफ एग्जांपल्स इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको याद रखना है, बट ये कॉमन मेडिसिन होती हैं। ठीक है, विच आर कोलॉइडल सॉल्यूशंस ओनली। ठीक है, जैसे एक बार रीड कर लेना। अच्छा, देन एप्लीकेशंस ऑफ कोलॉइड रहते हैं। ठीक है, सो देर आर, दिस इज यू कैन से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस दैट मेडिसिन में कोलॉइडल सॉल्यूशंस यूज होते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा इन इंडस्ट्रीज ऑल्सो कोलॉइडल सॉल्यूशंस का यूज आता है।
जैसे देयर इज दिस स्मोक प्रेसिपिटेटर, ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल आप ध्यान रखना। लेट मी पेस्ट इट। सो इसमें कैसा होता है, दिस इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ स्मोक, ठीक है। सो इसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यू डोंट नीड टू गो इनटू मच ऑफ डिटेल ऑफ दिस कि ये क्या है कैसा है, ठीक है। जस्ट यहाँ पर स्मोक अंदर आता है, ठीक है, एंड ये एक कोलॉइड होता है। स्मोक जो है वो एक कोलॉइड है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, दिस इज समथिंग जो स्मोक को प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज करके, ठीक है। स्मोक जो होता है, स्मोक इज नेगेटिवली चार्ज्ड कोलॉइड, ठीक है, तो उसको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट कर देता है, ठीक है। एंड ये कार्बन रहेगा बेसिकली, जो हैवी कार्बन पार्टिकल्स रहेंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर से फिर गैसेस निकल जाएंगी विच आर फ्री ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये स्मोक डाला, स्मोक में से कार्बन प्रेसिपिटेट आउट हो गया एंड बाहर, ठीक है, गैसेस आ गई विच आर कार्बन फ्री, so they do not cause that much of lung problems to humans or animals, ठीक है। तो इसमें भी बस ये प्रेसिपिटेशन का, कोएगुलेशन का कॉन्सेप्ट यूज होता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल आप ध्यान रखोगे। अच्छा, देन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये तो आपको मैंने बताया हुआ ही है, ठीक है, जो हम लोगों ने एसोसिएटेड कोलॉइड्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगा, मैं इसको भी एक बार इलैबोरेट कर देता हूँ यहाँ पर। लेट मी ब्रिंग दैट ओवर हियर। कहाँ गया एनसीईआरटी में, वेट। ये आप नोटिस करोगे कैसे यहाँ पर ये एसोसिएटेड कोलॉइड्स एक्ट करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रहेगा, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स या डिटर्जेंट्स। तो इसमें मैंने बताया था जैसे ये ग्रीस का या ऑयल का पार्टिकल है, ठीक है, एक फैब्रिक के ऊपर, तो ये जो माइसेल्स होंगे, ठीक है, यहाँ पर कैसा रहेगा, ये ऑयल या डर्ट का पार्टिकल रहेगा। तो जो ये नॉन पोलर पार्ट है, ठीक है, ऑयल जो रहेगा वो नॉन पोलर रहता है, ठीक है। और ये जो टेल्स रहती है, ठीक है, ये जो टेल्स रहती हैं ऑफ द आयन, स्टेरेट आयन, ये ऑयल को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है, और उसको ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं ये ऑयल के साथ में अच्छा इंटरेक्ट करेंगे, और ये हाइड्रोफिलिक हेड्स जो है वाटर के साथ में अच्छा इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड एक बार जब ये ऑयल ट्रैप हो जाता है तो फिर इसको ये छोड़ते नहीं है, और फिर जब आप रिंस करते हो तो ये पानी के साथ में हट जाता है, सरफेस ऑफ द क्लॉथ से ये डर्ट पार्टिकल या ऑयल पार्टिकल्स ये निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है, ठीक है, इसका भी बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन वुड बी दिस थिंग आई विल टॉक अबाउट एज द, एक्चुअली वो कोलॉइड की जगह उसका रहता है, ये हमने उसने पढ़ा हुआ था, एक्सचेंज, आयन एक्सचेंज फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, ठीक है। एक्चुअली वो कोलॉइड वाले में था, सॉरी एडजॉर्प्शन वाले में था, वो हम लोगों ने वहाँ देख लिया था। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज
वर्थ रिमेम्बरिंग। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट ठीक है, मतलब बाकी इतने कोई ऐसे सिग्निफिकेंटली इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, हाँ एक और इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे विच इज a colloid around us, that is the paint या emulsions जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोग एक चीज़ समझेंगे दैट दो टाइप के emulsions रहेंगे हमारे अराउंड, ऑयल इन वाटर या फिर वाटर इन ऑयल। ठीक है, जो पेंट रहता है आपके घर में अपने कभी पेंट कराया हुआ हो तो उसमें एक्चुअली ऐसे वाटर बेस्ड पेंट्स या फिर ऑयल बेस्ड पेंट्स आते हैं। ठीक है, तो उसमें आप नोटिस करना लिक्विड लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम होता है ये इमल्शंस का। तो ये भी मैं यहाँ पर एक बार आपके साथ में कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेडिसिन हो गया, ये हो गया क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप हो गया, एंड देन पेंट्स। ठीक है, लिक्विड इन लिक्विड कोलॉइड होता है जिसको हम लोग इमल्शन बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक कॉमन कोलॉइड है हमारे अराउंड। ठीक है, इसमें एक बस थोड़ा सा डिटेल आप यहाँ पर कैप्चर करना कि दो टाइप के रहते हैं, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ठीक है, और उनके थोड़े बहुत अलग और एग्जाम्पल्स भी रहेंगे साथ में। ठीक है, तो उनका मैं इमेज भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। लेट मी शेयर द इमेज ऑल्सो, ऐसा रहेगा। ठीक है, जैसे ये मिल्क बोलोगे आप, तो मिल्क कैसा है, वाटर इन ऑयल, सॉरी ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है। ठीक है, ये जो फैटी एसिड्स या प्रोटीन्स होते हैं दे आर डिजॉल्व इन वाटर एज द डीएम। ठीक है, या फिर आप कोल्ड क्रीम या कॉड लिवर ऑयल के कैप्सूल जो होते हैं, ठीक है, वो कैसा है, वो वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन रहता है जिसमें डीएम जो रहेगा वो ऑयल रहेगा। ठीक है, और उसके अंदर जो डीपी रहेगा वो वाटर के टाइप के पार्टिकल्स रहेंगे। ठीक है, सो विद दिस अब आप लोगों का एक काफ़ी सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दिस चैप्टर इज नाउ कंप्लीट। ये देखो याद करने वाली चीज़ें मैं यहाँ पर जो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोलॉइड्स अराउंड अस एंड इनके एप्लीकेशंस, तो ये आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान में रखने रहेंगे, थियोरेटिकल पार्ट्स हैं। ठीक है, कीपिंग दिस इन माइंड नाउ वी कैन लुक एट सम क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, मैं थोड़े से क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा देता हूँ आपको बेस्ड ऑन योर बुकलेट। So give me 1 minute, I'll just take questions. हाँ, सो हमने कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऑलरेडी देख ही लिए हैं, कर ही लिए हैं।
me take some more questions. जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आप देखो, क्या रहेगा इसका आंसर? नहीं अश्विनी, ये कोएगुलेशन में भी चार्ज तो इम्पोर्टेंट रहेगा ना। इंडिपेंडेंट पूछा है यहाँ पे, विच प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, बाकी सब तो चार्ज पे डिपेंड करेगी, कोएगुलेशन भी चार्ज पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट पूछा है। हाँ राइट दामिनी, तो इसमें टिंडल इफेक्ट का चार्ज से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ राइट विशाल, राइट अश्विनी। ठीक है, अगले दो का आंसर दो। The protecting power of lyophilic colloidal sol। ठीक है, प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल, ये गोल्ड नंबर होता है। राइट अश्विनी। राहुल इसमें देखो, ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था जब हम लोग गोल्ड नंबर के बारे में बात कर रहे थे, कैसा था? ये लायोफोबिक सॉल है जिसके अराउंड लायोफिलिक सॉल आके उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो लायोफिलिक कोलॉइड्स प्रोटेक्ट लायोफोबिक, तो उनकी जो प्रोटेक्टिंग पावर है उसको हम लोग गोल्ड नंबर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। ठीक है, इसका आंसर दो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का। नहीं नहीं नहीं, डज नॉट इन्वॉल्व बोला, डज नॉट इन्वॉल्व कोएगुलेशन। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना, पेप्टाइजेशन। इन सब में कोएगुलेशन होता है। जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता है उसमें कोएगुलेशन होता है। जो रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन होता है, तो रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन भी कैसा होता है कि जो ऊपर से रिवर आ रही है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स एंड आयंस होते हैं। ठीक है, ये फ्लो करते जाते हैं एंड जब ये बैंक्स पे आता है, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट होके डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रेसिपिटेशन बेसिकली जो कोएगुलेशन है उससे डेल्टा का फॉर्मेशन रहता है। हाँ, क्ले फॉर्म होता है। ठीक है, पोटाश आयरन भी यही करता है, जो हम लोग फिटकर ही डालते हैं पानी में। आपने देखा होगा कि घर पे ऐसे मटकी में पानी होता है और उस पानी को प्योरीफाई करने के लिए उसके अंदर ऐसे फिटकरी, फिटकरी वर्ड यूज़ करा जाता है नॉर्मल लैंग्वेज में। दुकान पे ऐसे फिटकरी, पोटाश आलम जो बोला जाता है, उसको यूज़ करा जाता है। तो ये क्या करता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स वाटर के अंदर होते हैं, उनको प्रेसिपिटेट करके नीचे सेटल करा देता है। ठीक है, ताकि आप ऊपर ऊपर का पानी पियो तो वो साफ रहे। पेप्टाइजेशन में तो उल्टा होता है। पेप्टाइजेशन में कोएगुलेशन का उल्टा होता है। हम लोग
जो प्रेसिपिटेट होता है उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करता है। ठीक है, अच्छा सिक्स्थ वाला बताओ चलो। इसमें सबसे पहली चीज़ आपको ये सोचना है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा टाइप का सॉल्व बनाता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि फिर इलेक्ट्रोलाइट का अनायन नोटिस करना है कि कटायन नोटिस करना है। सो फेरिक हाइड्रोक्साइड पॉजिटिव सॉल्व बनाता है, राइट विशाल? ये जो है रहेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये अपन नोट्स में एक बार देखेंगे तो याद आएगा कि ये पॉजिटिव सॉल्व बनाता है। तो आप मुझे अनायंस के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, अभी क्रायोलाइट हो सकता है आपको नहीं पता हो, एक यहाँ पर ये अनायन रहेगा, एक ये अनायन रहेगा, एक ये अनायन रहेगा। तो ये जो ऑक्सिलेट अनायन है ये -2 रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे K3 है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो -3 आयंस का रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करोगे K4 की वजह से यहाँ पर ये -4 का आयन रहेगा। ठीक है, नाउ अभी क्रायोलाइट कैसा है? क्रायोलाइट इज नॉट समथिंग जो आपने अभी देखा होगा। ठीक है, बट दिस इज मैं यहाँ पर बता देता हूँ, दिस इज ये आप जब इनऑर्गेनिक में थोड़ा सा आगे जागते हो तो आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, जब मेटलर्जी चैप्टर पढ़ते हैं, मेटलर्जी चैप्टर में ये मिनरल्स आते हैं, तो इसमें ये -3 AlF6 3 माइनस आयन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसके अनायन का सबसे ज़्यादा चार्ज है। हाँ राइट राहुल। अच्छा देन 2021 का बताओ। हम्म, क्या आएगा 20th का आंसर? व्हेन एन एक्सेस, एक्सेस किसको डाल रहे हैं? के आई को, एक्सेस के आई का रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? आई माइनस एडजॉर्ब होगा। ठीक है, तो आई माइनस एडजॉर्ब होगा तो वो हमारा फिक्स लेयर बनाएगा, और उसके अराउंड फिर के प्लस आयंस डिफ्यूज लेयर बनाएंगे। ठीक है, ये जो एक्सेस है ये क्या है? के आई है ना, तो एजीआई का प्रेसिपिटेट के अराउंड जो एक्सेस आयन रहेगा आई माइनस, वो एब्जॉर्ब होगा, वो फिक्स लेयर बनाएगा, और फिर जो के प्लस आयन रहेंगे वो उसके अराउंड डिफ्यूज लेयर बनाएंगे। समझ में आया वाला? यस। ठीक है, देन 21 वाला देखो।
क्या रहेगा 21 का? गोल्ड सॉल में क्या रहेगा? इट विल बी सॉलिड इन लिक्विड एंड ये लायोफोबिक रहेगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। हाँ राइट विशाल, राइट दामिनी। ठीक है, फिर ये 3 क्वेश्चन ऐसे एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स के ऊपर आ गए। देखो इनको, अभी हमने ऑब्जर्व किया थोड़ी देर पहले। तो इसमें मैंने आपको कलर ऑफ स्काई के बारे में बताया, ये क्यों था। ठीक है, why is it? Because of the wavelength of the scattered light. The blue light is scattered. ठीक है, स्कैटरिंग, अब्जॉर्प्शन नहीं। अब्जॉर्प्शन की जगह अगर यहाँ पे स्कैटरिंग लिखा होता तो मैं आंसर करेक्ट मानता। अब्जॉर्प्शन थोड़ा ना होता है, स्कैटर हो रही है लाइट। ठीक है, देन अगले वाले का आंसर दो। ये प्रेसिपिटेटर के बारे में हमने क्या पढ़ा था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले? ये स्मोक के ऊपर जो कार्बन पार्टिकल्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करके प्रेसिपिटेट कर देता है। ठीक है, ये अभी जस्ट बताया था मैंने कि यहाँ पर आपने स्मोक डाला, जो स्मोक के ऊपर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ कार्बन रहेंगे उनको ये प्रेसिपिटेट कर देगा नीचे। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देगा, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। देन 26 बताओ, 26 आंसर करने की कोशिश करो, ट्राई करो। नहीं, 26 में थोड़ा सोचो, अभी तक तो आप लोगों ने मतलब अश्विनी नहीं, आपका आंसर सही नहीं है, सोचो दोबारा। ब्लड ब्लड कैसा कोलॉइड होता है? पॉजिटिव कोलॉइड होता है, नेगेटिव कोलॉइड होता है? पहले वो बताओ मुझे।
नेगेटिव कोलॉइड होता है, ब्लड इज नेगेटिव कोलॉइड। तो अब यहाँ पर Fe फेरिक क्लोराइड उसका प्रेसिपिटेशन तो करेगा, तो ये ट्रू तो है, ठीक है। और उसमें यहाँ पर Fe3+ आयन काम का रहेगा, बिकॉज ब्लड इज नेगेटिव कोलॉइड, तो उसको कोएगुलेट करने के लिए पॉजिटिव आयन लगेगा ना। सो इट इज ट्रू Fe3+ आयन्स कोएगुलेट ब्लड विच इज अ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट, ठीक है। तो ये इसमें करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा, ठीक है। नाउ तो इस तरीके से आपके और भी क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको एक ओवरऑल आइडिया दिया है इस चैप्टर का, ठीक है। नाउ इसमें कैसा रहेगा, अब आपको एनसीईआरटी का रीडिंग करोगे तो ये एग्जाम्पल्स एंड ऑल आपको थोड़े हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। एंड लेट मी ऑल्सो चेक कि इसमें ऐसे नीट के जैसे 2019 के पेपर में एक दो रिसेंट क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो वो कैसे रहेंगे। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड। इन्होंने ऐसे दिया ही नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन पूछा है बट वो कहाँ पर है। ठीक है। सो इस तरीके से अपन लोग इन क्वेश्चंस को आंसर करने का कोशिश करेंगे, और भी क्वेश्चंस रहेंगे बुकलेट के अंदर ही। ठीक है। चलो आज के लिए इतने क्वेश्चंस का प्रैक्टिस काफी है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करें? शुड वी बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास? और शुड वी kind of do more questions from surface chemistry chapter? अच्छा चलो दोनों कर लेंगे। ऐसा करेंगे, स्टार्टिंग पार्ट में मैं थोड़े बहुत और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा आपको सरफेस केमिस्ट्री के, ठीक है। एंड फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो देन, ऑल राइट। आज का लेक्चर फिर यहीं पे क्लोज करते हैं, थोड़ा जल्दी क्लोज कर रहा हूँ मैं आज का लेक्चर। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो थैंक यू गाइज। Bye, sir.